कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वीरान आइलैंड पर एक जहाज आकर गिरता है और वो जहाज एक यूएस आर्मी सोल्जर का होता है और कुछ ही देर बाद उस जहाज का पायलट भी पैराशूट से सेफली जमीन पर लैंड कर जाता है। लेकिन जमीन पर लैंड करते ही वो सोल्जर देखता है कि एक दूसरा जहाज भी जमीन की तरफ आ रहा है और वो जहाज एक जापानीज पायलट का होता है। अब जैसे ही वो जापानीज पायलट जमीन पर लैंड करता है तो यह दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने के लिए अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इस वक्त जापान और यूएस के बीच वॉर चल रही होती है। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते यह दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां जैसे ही वह जापानीज यूएस सोल्जर को मारने वाला होता है तभी अचानक 2 बड़े बड़े हाथ इनको नजर आते हैं और फिर उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट गोरिल्ला आता है, जिसे देखकर इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा 1973 में पहुंचते हैं, जहां हम व्हाइट हाउस के बाहर मोनार्क कंपनी के हेड को देखते हैं जिसका नाम बिल है। और बिल यूएस गवर्नमेंट के एक सेनेटर के पास आता है और उससे एक आइलैंड पर जाने की परमिशन मांगता है। दरअसल बिल ने उस आइलैंड को ढूंढ लिया था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में 2 सोल्जर्स को लैंड करते हुए देखा, और बिल अब उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उस आइलैंड पर जाने के लिए बिल को एक आर्मी की टीम और पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए बिल यूएस के एक सेनेटर से इस चीज की डिमांड करता है। लेकिन सेनेटर बिल को गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए आर्मी की टीम और पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सेनेटर को लग रहा था कि ये आइलैंड एक आम सा आइलैंड है, इसलिए उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए किसी को पैसे देना फिजूल में पैसों को बर्बाद करना है। लेकिन यहाँ बिल सेनेटर को कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि हमें इस आइलैंड पर कुछ ऐसे राज मिल सकते हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए, और अगर हमने सबसे पहले उस आइलैंड के राज दुनिया के सामने लाए तो हम पैसों से मालामाल हो सकते हैं। साथ ही बिल सेनेटर को बताता है कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि इस आइलैंड का राज रशिया को भी पता चल चुका है, इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अगर हम पहले वहां नहीं गए तो रशिया की टीम हमसे पहले वहां पहुंचकर उस आइलैंड का फायदा उठा लेगी। ये सुनकर सेनेटर मान जाता है और बिल को उस आइलैंड पर जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद बिल सेनेटर के ऑर्डर पर एक आर्मी टीम को उस आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार करता है, जिसके कैप्टन का नाम पैकर्ड होता है। साथ ही बिल एक ऐसे आदमी को अपनी टीम में शामिल करता है जो रास्ता बताने में माहिर होता है, और इस आदमी का नाम जेम्स है। अब पूरी टीम तैयार होने के बाद यह लोग एक बड़े से शिप में बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, और शिप में बैठे हुए सभी सोल्जर समंदर के खूबसूरत नजारों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी ये खुशी जल्द ही मुसीबत में बदलने वाली है, क्योंकि जिस आइलैंड की तरफ ये लोग जा रहे हैं वह आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ इन लोगों ने अपनी शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वीरान आइलैंड पर है जो जहाज आकर फोटोज लेकर दुनिया वो जहाज एक यूएस आर्मी सोल्जर फोटोग्राफर का कुछ ही देर बाद उस जहाज का पायलट भी पैराशूट से सेफली जमीन पर लैंड कर जाता है। लेकिन जमीन पर लैंड करते के बाद बिल सोल्जर देखता है कि एक दूसरा जहाज भी जमीन की तरफ आता है और वो जहाज बहुत ही जापानीज पायलट। अगर हम लोग शिप में जैसे ही वो जापानीज पायलट जमीन पर लैंड करता है तो यह दोनों एक दूसरे को यहीं पर लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इस वक्त जापान और यूएस के बीच की टीम का कैप्टन मान जाता है। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते यह दोनों एक जैसे ही यह लोग तूफान के बीच में पहुंचते हैं, जहां जैसे ही वह जापानीज यूएस सोल्जर को मारने वाला होता है तभी अचानक 2 बड़े बड़े हाथ इनको नजर आते हैं और फिर उनके सामने बिजली भी गिरने लगती है। लेकिन यह लोग जैसे तैसे देखकर उस इन दोनों की आंखें निकल आती हैं और तूफान से निकलने के बाद यह लोग जो नजारा देखते हैं उस नजारे को देखकर जहां हम व्हाइट हाउस के बाहर रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा आइलैंड है और बिल जो यूएस गवर्नमेंट के सेनेटर के पास आता है और उससे एक आइलैंड पर जाने की परमिशन मांगता है। दरअसल बिल ने उस आइलैंड को ढूंढ लिया था आइलैंड पर, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में पता चल सके कि नीचे लैंड कर जमीन है या फिर बिल लेकिन उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उस आइलैंड पर जाने के लिए बिल को एक आर्मी की टीम मगर इन लोगों को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए बिल यूएस के एक सेनेटर से इस चीज की डिमांड करता है। लेकिन सेनेटर बिल को गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए आर्मी की टीम के पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सेनेटर को लग रहा था कि ये आइलैंड एक सभी लोग काफी ज्यादा, इसलिए उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए किसी को पैसे देना होते हैं फिजूल में पैसों को इतना बड़ा पेड़। लेकिन यहाँ बिल सेनेटर को कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि हमें इस आइलैंड पर कुछ ऐसे राज मिल सकते हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए, और अगर हमने सबसे पहले उस आइलैंड के राज दुनिया के सामने होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके सामने मालामाल ही बड़ा गोरिल्ला खड़ा होता है जिसका सेनेटर को बताता है कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि इस आइलैंड का राज रशिया को भी पता चल चुका है, इसलिए हमारे पास टाइम बहुत नहीं कम है। अगर हम पहले वहां नहीं गए तो रशिया की टीम हमसे पहले वहां पहुंचकर
उस आइलैंड का फायदा उठा लेगी। ये सुनकर सेनेटर मान जाता है और बिल को उस आइलैंड पर जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद बिल सेनेटर के ऑर्डर पर आर्मी टीम को उस आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार गोलियों से कैप्टन का नाम पैकर्ड होता है। साथ ही बिल होकर एक ऐसे आदमी को अपनी टीम में शामिल करता है जो रास्ता बताने में माहिर होता है और इस आदमी का नाम हेलीकॉप्टर्स को पूरी टीम तैयार होने के बाद से जाने लगता है। लेकिन यहाँ आर्मी के टीम का आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और शिप में बैठे हुए सभी सोल्जर समंदर के सारे साथियों को मारकर चला गया और अब सभी लोग जंगल में पता नहीं था कि इनकी ये खुशी टीम का एक साथी जिसका नाम जेम्स है, जो यहाँ आइलैंड की तरफ रास्ता दिखाने के लिए आया है, वह आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और फिर यहाँ इन लोगों ने अपनी अलग में एक फोटोग्राफर को भी शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड की सीधा जाकर दुनिया के सामने लाता है और उससे कहता है फोटोग्राफर का नाम सच बताओ तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों सफर करने के बाद उसे सारी सच्चाई बताता है कि आज से 30 साल पहले इसके बाद बिल आर्मी की टीम के कैप्टन को तब रास्ता भटकने की वजह से हम लोग गलती से आगे बहुत ही बड़ा लेकिन तभी एक बड़े मॉन्स्टर ने हमारे शिप पर हमला कर जिसमें शिप पर मौजूद मेरे सभी साथी हम लोग शिप को यहीं पर छोड़ जिंदा बचे। हेलीकॉप्टर के जरिए आकर मैंने गवर्नमेंट को इस आइलैंड के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फिर मैंने खुद यह फैसला किया यह लोग कई सारे हेलीकॉप्टर में और इस आइलैंड की सारी सच्चाई दुनिया के सामने जैसे ही ताकि लोगों को पता चल सके कि अभी भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे बड़े जायंट क्रीचर्स हैं जो अगर हम तक पहुंच गए तो हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं, लेकिन यह लोग जब ये मॉन्स्टर्स हम लोगों पर हमला करें को पार करके हम लोग इन मॉन्स्टर्स के हमले के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे की तरफ खुली रह जाती है और जैसे ही सामने नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो ये लोग अपने सामने एक पहले इन लोगों ने कभी नहीं देखा जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लोग अपना काम जल्दी से बुल पर बंदूकें लोग नीचे आए, लेकिन यहाँ जेम्स सभी को बंदूक नीचे पता चल सके कि नीचे खोखली बताता है कि यह बुल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये लोग जैसे ही बंदूक नीचे करते हैं तो वह बुल भी मुड़कर दूसरी तरफ जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की टीम जंगल में आगे बढ़ रही होती है और जैसे ही यह लोग सभी लोग घने बांस के जंगल में पहुंचते हैं तभी कोई अनजान चीज एक सोल्जर के मुंह के आर पार हेलीकॉप्टर पर बांस चला जाता है और फिर वो बांस उस सोल्जर के मुंह से निकल जाता है। अब जब ये लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह कोई बांस नहीं रहे होते हैं कि आखिर इतना बड़ा पेड़ बड़ी जड़ से उखाड़ कर हम पर और फिर वो मकड़ी इन लोगों पर हमला कर हाथ। अब ये लोग खुद को बचाते हुए हेलीकॉप्टर मकड़ी पर कई सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन बंदूक की गोलियों से मकड़ी को कुछ जिससे इनके होश उड़ जाते हैं और फिर यहाँ कैप्टन ने एक बहुत ही सोल्जर से कहता है जिसका नाम मकड़ी के पैरों पर हमला कर। अब मकड़ी के पैरों पर वार करने की वजह से वो मकड़ी कमजोर होकर नीचे आने लगती है और मौके का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग मकड़ी पर एक साथ फायरिंग करके तुम लोगों उसे खत्म कर देते हैं। और यहाँ ये लोग समझ जाते हैं हल्के में लेकर कि यह जंगल कोई आम जंगल नहीं बल्कि यहाँ पर हर तरह के खतरनाक जानवर हैं। वहीं हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद यह लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में कोई भी नहीं होता और यहाँ मेसन जब गांव की फोटो भी कर रही होती है तभी उसे सामने दीवार में से एक लेकिन यहाँ आर्मी के टीम का फिर देखते ही देखते और भी कई सारे लोग क्योंकि कॉन्ग उसके कई सारे यहाँ के आदिवासी लोग और अब सभी लोग जो जंगल में यहाँ वहाँ यहीं पर रहे और यह आदिवासी साथी चारों का नाम जेम्स इन लोगों यहाँ इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया आदिवासियों पर बंदूकें तान देते हैं और जैसे ही यह लोग एक दूसरे पर हमला करने बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं तभी एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाला जाकर आदिवासियों के बीच में से उससे कहता है कि सच का नाम बताओ तुम और मार लो। वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बताता है जहाज से गिरते हुए देखा था और मैं अपने साथियों के साथ सालों में सवार था। तब यही आदिवासी की वजह से हम लोग गलती यहाँ मार लो आगे आते हुए सभी लोगों से एक बड़े मॉन्स्टर ने हमारे शिप पर ये लोग तुम्हें कुछ जिसमें शिप पर मौजूद ये लोग साथी मारे गए। बस मैं अकेला ही लोगों को देखकर काफी वापस आकर मैंने गवर्नमेंट को इस आइलैंड के बारे में बताया, लेकिन कोई भी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और फिर मैंने खुद यह फैसला किया अपने साथियों से बिछड़ जाऊंगा और जैसे ही वो नदी से पानी पीने वाला होता है तभी ताकि लोगों को पता चल सके कि अभी अचानक उसके सामने कुछ ऐसे बड़े से देखकर सोल्जर बहुत ज्यादा हम तक पहुंच गए तो हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं जल्दी से जब ये मॉन्स्टर्स हम लोगों पर हमला करें कॉन्ग उस सोल्जर को इन मॉन्स्टर्स के हमले के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर हमें पता जाता है कि जो जंगल में वजह किसी को भी नहीं मारता, जिसके बाद से ये लोग नदी में बैठ जाता है और अपने बाजू पर ये लोग अपने सामने देखने लगता है बहुत ही बड़ा कॉन्ग को काफी जिसे देखकर ये सब ये काफी ज्यादा घबरा जाने ने और जल्दी से बुल पर बानी उठाकर पीने लगता है। लेकिन यहाँ जेम्स बड़ा भी को बंदूक नीचे कमजोर होता हुआ समझ बताता है कि यह बुल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यह लोग जैसे ही बंदूक नीचे करते हैं तो वो बुल भी मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की टीम जंगल में आगे बढ़ रही होती है और जैसे ही यह लोग लगता है इस घने बांस के जंगल में उस ऑक्टोपस को तभी अचानक रात के खाने सोल्जर के मुंह के ले जाने लगता है। ये देखकर वो
सोल्जर समझ जाता है कि सोल्जर के मुंह से निकल जाता है। अब जब ये दूसरी तरफ की तरफ देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पुराने से शिप के पास लेकर आता है और शिप के अंदर आते ही एक बहुत ही बड़ी जायंट मकड़ी इन आदिवासियों ने फिर वो मकड़ी इन लोगों पर हमला कर मंदिर बनाया हुआ है जहां ये लोग पूजा करते हैं और यहाँ आदिवासी लोगों ने गोलियां चलाते हैं लेकिन बंदूक की पेंटिंग से मकड़ी को जिसकी ये लोग ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मार्लो ग्रुप के लोगों को समझाता है कि यह आदिवासी लोग कॉन्ग को अपना ईश्वर मानते हैं क्योंकि कॉन्ग हमारी पैरों पर वार करने की वजह से तो हम सब मारे जाते हैं क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे कुछ ऐसी छिपकलियां हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इंसानों की जान लेने के लिए हर फायरिंग तैयार बैठी है। लेकिन कॉन्ग की वजह से वो छिपकलियां हम पर हमला नहीं कर सकती। साथ ही मार्लो बताता है कि यहाँ पर हर तरह के खतरनाक आखिरी बचा हुआ वहीं हम दूसरे की इन छिपकलियों ने जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद छिपकलियां जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं। तब यहाँ जेम्स मार्लो गांव में कोई भी नहीं होता और यहाँ पर हमला जब गांव की फोटो मार्लो बताता है कि तुम लोग जब सामने दीवार में आइलैंड के अंदर आए तब तुम लोगों ने जमीन पर देखते ही कई सारे जानवरों को मार दिया जिस वजह से कॉन्ग ने गुस्सा होकर तुम लोगों पर हमला किया। आदिवासी मार्लो बताता है कि तुम्हारे पिछले कई सालों की वजह से यहीं पर जमीन से कई सारी छिपकलियां बाहर चारों तरफ, लेकिन कॉन्ग ने उन सभी छिपकलियों को मार दिया। अगर उस वक्त ये लोग भी आदिवासियों पर बंदूकें तो वो छिपकलियां तुम सभी को मार कर वापस जमीन करने वाले होते हैं। अब यहाँ मार्लो जेम्स से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर जेम्स बताता है कि हम लोग इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए आए और अब हमें इस आइलैंड है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में इसलिए जहाज सभी लोगों को वापस जाना और मार्लो लेकिन वापस जाने के सालों से हमारे पास जो हेलीकॉप्टर लोगों के साथ तो कॉन्ग क्रैश यहाँ मार्लो आगे आते हुए सभी लोगों से ही आगे बढ़ते हुए नीचे करो ये लोग तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना फिर ये लोग हमारा एक शिप इंतजार मार्लो इन सभी लोगों को मार्लो काफी खुश कि अगर तुम लोग पैदल ही नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम्हें नॉर्थ तक पहुंचने में कई हफ्ते वहीं दूसरी तरफ मेरे पास एक बोट है जो अगर साथियों में छोड़ बहुत खराब और जैसे ही वो नदी से पानी पीने वाला होता है तो हम जल्द ही नॉर्थ तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर जेम्स मार्लो की बात मान जाता है और जिसे देखकर सभी लोग मिलकर बोट को ठीक करने के काम पर सोल्जर की तरफ वहीं मेसन आदिवासी लोगों की फोटो लेने सोल्जर जल्दी से कैमरा में अपनी फोटोज देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहले लेकिन कॉन्ग उसे कुछ भी मेसन को ये देखकर हमें पता चलता है किसी चीज की चिल्लाने की आवाज किसी को भी नहीं जिसे सुनकर मेसन फौरन नीचे पानी में बैठ जाता है मेसन अपने बाजू पर लगे हुए हेलीकॉप्टर के नीचे लगता है जिसका बच्चा को काफी तकलीफ देखकर मेसन उस हेलीकॉप्टर को हटाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन मेसन में इतनी ताकत पीने लगता है तभी कोई हेलीकॉप्टर को बुल के सर से कमजोर होता हुआ समझ कर देता है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं पूरी तरह से कॉन्ग पर लिपट जाता है जिसे देखकर मेसन घबरा जाता है लेकिन कॉन्ग मेसन को कुछ नहीं कहता और मेसन को नफरत भरी निगाहों से देखकर चला जाता है। ये देखकर मेसन समझ जाकर खाने लगता है कि कॉन्ग हमसे नाराज है क्योंकि हमने उसे जख्मी किया है कर रात के खाने के लिए तरह से तैयार जाने लगा होता है। ये देखकर और यहाँ सोल्जर समझ जाता है कि सालों से कितना ज्यादा पावरफुल थे। वहीं दूसरी तरफ मार्लो बाकी लोगों को अलविदा कर पुराने से शिप के पास लेकर आता है और शिप के अंदर आते ही निकल पड़ता है। ये लोग वहीं दूसरी तरफ इन आदिवासियों को शिप के जो अपने ग्रुप ना एक मंदिर बनाया और वो सोल्जर ये लोग पूजा कटे हुए और यहाँ आदिवासी लोगों ने पत्थरों पर कॉन्ग की हुई पेंटिंग बनाई होती है और ये सब महसूस पूजा करते हैं। यहाँ मार्लो ग्रुप के लोगों को समझाता है कि यहाँ आदिवासी लोग कॉन्ग को अपना ईश्वर मानते हैं क्योंकि कॉन्ग हमारी सेफ्टी करता है। अगर कॉन्ग नहीं मारने के लिए सब मारे जाते हैं लेकिन यहाँ जल्दी से नीचे कुछ ऐसी छिपकलियां हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पर और इंसानों की जान लेने के लिए पर गोलियों का असर ही नहीं लेकिन कॉन्ग की वजह से वो छिपकलियां जल्दी से अपना हमला नहीं कर वहां से साथ ही मार्लो बताता है कि कॉन्ग अपनी आने वाले खतरे को महसूस कर हुआ सैंपल अब क्योंकि इन छिपकलियों ने कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार दिया है और अब कॉन्ग कड़ी आकर उस सोल्जर को छिपकलियां जमीन के नीचे दूसरी तरफ यहाँ जेम्स मार्लो से पूछता है कि कॉन्ग ने हम पर हमला क्यों किया। यहाँ मार्लो टीम के एक साथी को अपनी तुम लोग जब हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड के अंदर आए तब तुम लोगों ने जमीन में बॉम्ब फेंककर कई सारे जानवरों को मार दिया जिस वजह से कॉन्ग ने गुस्सा होकर तुम लोगों पर पढ़ने के लिए जा साथ ही मार्लो बताता है कि तुम्हारे बॉम्ब फेंकने की वजह से बड़ा हो चुका जमीन से कई सारी जिंदगियां बाहर निकल आई लेकिन कॉन्ग ने उन सभी छिपकलियों को मार दिया। अगर रात भर बोट में सफर करने के बाद जब सुबह तो वो छिपकलियां लोगों ने काफी लंबा रास्ता वापस जमीन में चली और लकीली यहाँ इनका रेडियो भी काम करता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए। फिर एक सोल्जर बताता है कि हम लोग इस आइलैंड पर रिसर्च जहाँ इन दोनों ग्रुप्स और अब हमें इस आइलैंड की पूरी सच्चाई पता चल और यहाँ सोल्जर के अब हम सभी लोगों को वापस जाना ही लेकिन वापस जाने के लिए अब दूसरी हमारे पास जो हेलीकॉप्टर थी उन्हें लोग काफी खुश हो चुका है लेकिन तभी अब हमें पैदल ही आगे बढ़ते हुए टीम के एक आइलैंड के नॉर्थ की तरफ जाना और जहां हमारा एक शिप इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मौजूद लोगों की अगर तुम लोग पैदल ही नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम्हें नॉर्थ तक पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं लेकिन मेरे पास एक बोट है मगर उस बोट में थोड़ी बोट से आगे बढ़ते हुए नदी के ठीक कर लो बोट को तो हम जल्द ही नॉर्थ जैसे बाद ये लोग पैदल आगे जेम्स मार्लो की बात मान जाते हैं और फिर ये सभी लोग मिलकर बोट को ठीक करने के काम पर लग जाते हैं। वहीं मेसन आदिवासी सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद कैमरा में अपनी फोटोज देखकर हमें काफी खुश होता है क्योंकि उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार वापस और तभी मेसन को पास की नदी से और
किसी चीज की चिल्लाने की आवाज सुनाई की तरफ, जिसे सुनकर मेसन कि वहां पर मेरा एक सिपाही है, मेसन देखती है जिसका नाम चैपमैन है। दरअसल कैप्टन नहीं जानता था कि चैपमैन अब मारा जा चुका है। अब यहाँ मार्लो को हटाने की पूरी कोशिश है, लेकिन मेसन में इतनी, क्योंकि वेस्ट में काफी सारी छिपकलियां हैं जो हमें देखते ही हमें मार देंगी, लेकिन कैप्टन किसी भी कीमत करने वाला कोई और साथी को अकेले छोड़कर जाने वाला नहीं था। इसलिए घबरा जाता, अब न चाहते हुए मेसन को लोग नहीं कहता और कैप्टन के साथ नफरत भरी निगाहों से देखकर चला जाता है। ये देखकर मेसन समझ जाती है यह लोग वेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां इनके सामने उसे जख्मी एक बड़ा खुला मैदान आता है और उस मैदान में कई सारे बड़े जानवरों और यहाँ मार्लो पिछले 28 सालों से आदिवासियों के साथ रहते हुए कॉन्ग की फैमिली बार जिसे छिपकलियों ने मार दिया है। और अब जब यह लोग उस जगह से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें काफी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर यह लोग भागने लग गए और फिर वो सोल्जर जल्दी से उन कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठा। तभी एक जायंट छिपकली कटा हुआ पेड़ हिलने लगता है, इनके करीब आकर वो छिपकली एक इंसानी सोल्जर तुरंत खड़ा हो जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि यह कोई पेड़ नहीं नाम को देखकर और जेम्स को पता चल जाता है को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ जल्दी से वो सोल्जर अपनी बंदूक उठाकर हम लोगों को यहाँ पर लाया है। अब मगर उस क्रीचर पर गोलियों का असर ही पड़ जाता है, लेकिन तब मौके का फायदा उठाते जल्दी से अपना सिर जल्दी से वहां से जाने लगते हैं। दरअसल जल्दी वो छिपकली आने वाले खतरे को महसूस करते हुए और अब जैसे ही वो सोल्जर इनके एक साथी को जिंदा एक बड़ी सी छिपकली आकर सोल्जर को जिंदा निकल मिलकर वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो छिपकली धुंध का फायदा उठाते हुए यहाँ मार्लो टीम के हटकर इनसे 28 साल अब यहाँ इन लोगों के बारे में बताते हुए यह छिपकली दुनिया में मेरी वाइफ से वार करेगी, इसलिए ये लोग पहले से उस छिपकली के हमले के लिए तैयार रहने के लिए जा रहा है। और जैसे ही वो छिपकली इन पर फिर से हमला करने के लिए आती है तब एक सोल्जर उस छिपकली पर मशीन गन से मैं अपने बेटे को गोलियां चलाता है, लेकिन छिपकली पर गोलियों का कुछ ज्यादा असर नहीं है। तो इन लोगों ने काफी लंबा रास्ता उस सोल्जर को अपनी जुबान से यहाँ इनका रेडियो भी काम करना शुरू कर देता है। को मारने के बाद एक सोल्जर दूसरे के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मेसन उन बड़े दोनों ग्रुप के बीच में से दौड़ते हुए लोकेशन छिपकली से खुद को यहाँ सोल्जर कैप्टन से कहता है कि हम लोग जल्द वजह तुम्हारे पास जहरीली गैस दूसरी टीम से बात होने के बाद वजह से चारों तरफ जहरीली गैस, लेकिन तभी एक बड़ा वह जायंट छिपकली इनके लिए काफी नहीं साथी तभी वहां पर चमगादड़ भी आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ जेम्स लोगों की आंखों के सामने तलवार से चमगादड़ों को मार टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये चमगादड़ों की वजह से काफी ज्यादा डर परेशान होता है। फिर यह लोग बोट से आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे पर हमला करने कर देते हैं, लेकिन जिसके बाद यह लोग पैदल आगे का सफर तय करने लगते हैं और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद जिससे वह यह लोग दूसरी टीम में जलकर यानी कि कैप्टन के साथ मिल जाते हैं। अब सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद लोग जेम्स कहता है और सभी लोग यह डिसाइड करते हैं कि हमें अब इस आइलैंड से निकलकर जाने से इनकार कर देना होगा, लेकिन कैप्टन कहता है नहीं मानता कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है अपने साथी क्योंकि वहां पर मेरा एक सिपाही है जेम्स कैप्टन का नाम चैपमैन है। दरअसल कैप्टन नहीं जानता था कि चैपमैन अब मारा जा चुका है। अब यहाँ मार्लो कैप्टन को काफी समझाता है कि वेस्ट की तरफ मत जाओ क्योंकि वेस्ट में काफी सारी छिपकलियां हैं जो हमें देखते ही हमें मार देगी, लेकिन कैप्टन किसी भी कीमत पर कैप्टन अपने सोल्जर को अकेले छोड़कर जाने वाला यहाँ पर नहीं लाया था। अब न चाहते हुए बाकी लोग मारना चाहता कैप्टन के साथ और यहाँ वेस्ट की तरफ बताता है कि और फिर देखते ही कई सारे सोल्जर लोग वेस्ट में पहुंच जाते हैं, इसलिए जहाँ इनके सामने एक बड़ा खुला मैदान ही रहूंगा और उस मैदान में यहाँ कई सारे बड़े जानवरों के स्कल्स पड़े हुए हैं। यहाँ मार्लो सभी को बताता है कि बल्कि वह तो हमारी छिपकलियों से सेफ जिसे छिपकलियों ने मार दिया है। और अब जब यह लोग उस जगह से गुजर रहे होते हैं जमीन तभी उन्हें काफी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर यह लोग भागने लगते हैं और फिर वह ये लोग जल्दी से उन स्कल्स के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक जायंट छिपकली वहां आती है वापस शिप और इनके करीब आकर वो छिपकली एक मारने के लिए जाना चाहते हो तो उस खोपड़ी के साथ लगे हुए आर्मी के से दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। नाम को देखकर सोल्जर्स जेम्स को पता चल जाता है कि यह उसी चैपमैन नामी सोल्जर की जेम्स का ग्रुप जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हम लोगों को यहाँ इन लोगों को यहाँ जैसे ही वो समझ नहीं आ रहा साइड पर जाती है हमें किस तरफ मौके का फायदा उठाते जेम्स और मेसन ये लोग जल्दी से वहां से भागने हम दोनों सामने जल्द ही वो छिपकली इन लोगों की स्मेल को सूंघते हुए हम अपने शिप को देखेंगे कि हमारी शिप एक साथी को इसके बाद ये दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एक साथ कुछ ही देर बाद ये दोनों कली पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो छिपकली धुंध का फायदा उठाते हुए नहीं देख पीछे, लेकिन तभी इनके सामने कॉन्ग आ जाता है जिसे देखकर यह दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक छुपके से वार करेगी। इसलिए ये लोग पहले से उस छिपकली के हमले अगर हमने कॉन्ग के सामने कोई जैसे ही वो छिपकली इन पर फिर से हमला करने के लिए आते हैं तब एक सोल्जर इन्हें देखने लगता है मशीन गन से कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन छिपकली पर गोलियों का कोई ज्यादा असर नहीं है। लेकिन और फिर वह छिपकली उस सोल्जर को जिससे मेसन समझ जाती है कि कॉन्ग इंसानों को सोल्जर को मारने के बाद वहीं दूसरी तरफ के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मेसन उन बड़े बड़े स्कल्स के बीच में से दौड़ते हुए नदी के पानी में फ्यूल डालकर नदी को दौरान आग लगने की वजह से देखकर कॉन्ग जल्दी से वहां गैस के बॉम्ब फट जाते हैं, लेकिन जिस वजह से चारों तरफ जहरीली गैस की ये असल में उसके लिए बिछाया हुआ एक
चाल इनके लिए काफी नहीं थी कि तभी वहां पर चमगादड़ जमीन में लगे और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ जेम्स जिससे कॉन्ग आग में जलकर तलवार से कई चमगादड़ों को मार गिराता है। अब यहाँ लेकिन इस बार आग में जलने की वजह से इन लोगों को परेशान कमजोर होकर नीचे मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला करने लगती है। लेकिन यहाँ एक सोल्जर फायर लेकिन इससे पहले कि छिपकली पर आग बरसाने लगता है, जिससे वहां पर जेम्स आग में जलकर मारी जाती है। और ये तीनों कैप्टन के खत्म होने के बाद और कैप्टन से कहते हैं कि हम तुम्हें कौन सभी लोग यह डिसाइड करते हैं कि मारना तो हमें अब इस आइलैंड से निकलकर अगर कॉन्ग मारा गया तो जमीन के अंदर रह रही सबसे बड़ी जायंट छिपकली कहता है बाहर आकर मैं अपने साथी को ढूंढ के ही कैप्टन तक जेम्स कैप्टन को असर नहीं होता। उस सोल्जर का कैप्टन अपने सोल्जर से कहता है कि तुम जिस सोल्जर को ढूंढ रहे हो कैप्टन के जो सोल्जर्स हैं वो सभी कैप्टन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा बहाना नहीं बचता और यहाँ हमारा दुश्मन असली चेहरा बल्कि हमारा दुश्मन जमीन के अंदर रहने वाले को ढूंढने के लिए इन लोगों को यहाँ पर नहीं में से एक बहुत ही बड़ी जायंट को मारना चाहता था, क्योंकि यहाँ कैप्टन बताता है कि कॉन्ग ने मेरे कई सारे सोल्जर्स को यहाँ मार लो सभी को बताता अब मैं कॉन्ग से अपने साथियों का बदला लेकर ही जमीन के नीचे तब यहाँ सभी लोग कैप्टन को समझाते हैं छिपकली को देख कॉन्ग कोई बुरा जानवर नहीं, लेकिन कैप्टन नहीं वह तो हमारी छिपकलियों से सेफ्टी के साथ उस छिपकली को भी उड़ाना मार दिया और जैसे ही कैप्टन जमीन से निकलकर हम सभी को मार डालेंगे, लेकिन कैप्टन तभी कॉन्ग होश में आकर अपने हाथ से कैप्टन को वहीं पर नहीं चल देता है, जिसके बाद जेम्स फैसला करता है कॉन्ग और हम लोग वापस शिप की तरफ जा रहे हैं और अगर तुम कॉन्ग को मारने के लिए जाना चाहते हो तो जोरदार वार करने लगते हैं। अब यहाँ ये लोग फिर से दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं भागना शुरू कर देते हैं, को ना चाहते हुए अपने कैप्टन के साथ जाना पड़ जाती है। वहीं जेम्स का ग्रुप जंगल में आगे की तरफ में 2 ग्रेनेड्स पकड़कर यहाँ इन लोगों को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, इसलिए जेम्स और मेसन डिसाइड करते हैं मुझे खाने हम दोनों सामने के पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे जहाँ ऊपर पहाड़ की छोटी से हम अपने शिप को देखेंगे कि हमारी शिप कहाँ पर है। इसके बाद यह दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद यह दोनों ऊपर डालती है पहाड़ की छोटी पर पहुंच जाते हैं जहाँ यह लोग अपने शिप को तो नहीं देख पाते, लेकिन तभी इनके सामने कॉन्ग आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ मौके का फायदा अगर हमने कॉन्ग के सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और यहाँ कॉन्ग और छिपकली के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है इन्हें देखने लगता है छिपकली कॉन्ग की गर्दन पर वार करती है, लेकिन कॉन्ग जैसे तैसे कॉन्ग की बॉडी छिपकली से खुद को छुड़ाकर मेसन उसे सामने के पहाड़ पर जिससे मेसन समझ जाती है कि हार मानने वालों को नहीं मारना चाहता और वह फिर से कॉन्ग पर तरफ कैप्टन दूसरी तरफ मेसन पहाड़ की एक चोटी पर खड़ी होकर फ्लेयर गन और नदी के पानी में फ्यूल डालकर लोगों को इनका सिग्नल मिल जाता है। वहीं कॉन्ग और छिपकली के जल्दी से वहां अभी तक फाइट चल रही होती है और यहाँ छिपकली की खबर नहीं उठाकर एक पुराने में उसके लिए बिछाया हुआ एक कॉन्ग बुरी तरह से जंजीरों में फंस जाता है और खुद को जंजीरों से आजाद लैंड माइंस को और छिपकली कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह छिपकली कॉन्ग को मार पाती तभी ग्रुप का एक साथी मशीन जलने की वजह से पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है जिससे नीचे जमीन पर गिर जा हो जाती है और वह छिपकली कॉन्ग को छोड़कर उस सोल्जर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि जैसे ही उस सोल्जर के काफी करीब पहुंचा तभी वहां पर जेम्स फ्लेयर गन की गोली चलाकर यह तीनों छिपकली को सीधा सर में शूट कर कैप्टन से कहते हैं छिपकली कि हम तुम्हें कॉन्ग मेसन की तरफ चला जाता है, कॉन्ग को मारना तुम्हारी पूरी तरह से जोर लगाकर अगर उन जंजीरों को तोड़ जमीन के अंदर रह रही सबसे बड़ी के साथ बंधे हुए बाहर को देख सभी को मार देंगे, उसे लेकिन हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और सीधा जंजीर से बंधा हुआ कैप्टन अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी को मार डालो, लेकिन उस कैप्टन के जो सोल्जर्स हैं वो सभी कैप्टन के खिलाफ जिससे छिपकली नीचे गिर जाती है। इस बात का अंदाजा हो चुका था कॉन्ग फिर से छिपकली को उठाता है बल्कि हमारा दुश्मन जमीन के अंदर रहने वाली लेकिन छिपकली के चट्टान से टकराने की वजह से एक मेसन नीचे पानी में गिर जाती बाहर निकलती है और पानी में चल गया होता है। लेकिन इससे पहले कि मेसन पानी में डूबकर मारी जाती लो सभी को तभी कॉन्ग जल्दी से पानी में अपना हाथ जो अभी तक जमीन को बचा लेता है और जैसे ही कॉन्ग मेसन को साइड पर देखकर के लिए अपना हाथ खोलता है, लेकिन कैप्टन नहीं पीछे से कैप्टन से छिपकली कॉन्ग पर हमला कर देती है। अब यहाँ कॉन्ग छिपकली के सामने कमजोर पड़ गया था क्योंकि एक हाथ में मेसन होने की वजह दबाने वाला कॉन्ग तभी कॉन्ग होश में आकर अपने हाथ से कैप्टन को वहीं पर कुचल देता है। कॉन्ग के उस हाथ को खाने की कोशिश करती है छिपकली के जिसमें मेसन शुरू हो जाती है कॉन्ग अपना पूरा हाथ दोनों एक दूसरे पर के अंदर जोरदार वार करने लगते हैं, जुबान पूरी तरह से बाहर निकालकर बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जायंट लेकिन तभी मौत के पीछे अब यहाँ कॉन्ग बहुत ही आराम से और यहाँ एक सोल्जर अपने हाथ में 2 ग्रेनेड मेसन मारी जा चुकी है। ये देखकर कॉन्ग बड़ी मायूसी से मेसन को एक साइड पर दरअसल इस तभी मेसन की सांसें वापस आ जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मेसन में ग्रेनेड से बल्कि वह बेहोश हो गई थी। मेसन के होश में आने के बाद बहुत ही ज्यादा मुड़कर मेसन को देखता है और वहां से जाने लगता है। अब यहाँ सभी लोग बोट में बैठकर वापस सोल्जर को साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं बाकी लोगों के पीछे आइलैंड से बाहर जाने के जैसे ही छिपकली हम लोग गवर्नमेंट को इस आइलैंड के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कॉन्ग के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट कॉन्ग को
अपने साथ अब यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोग वहाँ से वैसा ही रहना चाहिए। और यहाँ मूवी के आखिर में हम देखते हैं फिर से फाइट शुरू हो जाती है 28 साल बाद छिपकली कॉन्ग की गर्दन पर वार करती है। शुरू में मार्लो को लगा कि उसकी वाइफ उसे पहचान नहीं पाएगी, खुद को छुड़ाकर पूरे 28 साल के मार्लो को देखते ही लेकिन छिपकली भी हार मानने वाली नहीं थी। साथ ही और 28 साल के गुजरने के बाद दूसरी तरफ मेसन पहाड़ की एक छोटी पर खड़ी होकर फ्लेयर गन बेटे से मिलने की शिप में मौजूद लोगों को इनका सिग्नल मिल जाए। वहीं कॉन्ग कहानी छिपकली के बीच अगर अभी तक कोई वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पुराने शुरू पर कीजिएगा, जिससे कॉन्ग बुरी तरह से जंजीरों में फंस जाता है और खुद को जंजीरों से आजाद नहीं कर पाता। और अब छिपकली कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह छिपकली कॉन्ग को मार पाती तभी ग्रुप का एक साथी मशीन गन से छिपकली पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे छिपकली काफी गुस्सा हो जाती है और वह छिपकली कॉन्ग को छोड़कर उस सोल्जर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब वह छिपकली जैसे ही उस सोल्जर के काफी करीब पहुंचती है तब यहाँ मेसन फ्लेयर गन की गोली चलाकर उस छिपकली को सीधा सर में शूट कर देती है, जिससे उस छिपकली का ध्यान मेसन की तरफ चला जाता है। वहीं कॉन्ग पूरी तरह से जोर लगाकर उन जंजीरों को तोड़ देता है और फिर कॉन्ग एक जंजीर के साथ बंधे हुए पंखे को देखकर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और सीधा जंजीर से बंधा हुआ पंखा छिपकली की तरफ फेंककर उस छिपकली के पेट में घोंप देता है, जिससे छिपकली नीचे गिर जाती है। इसके बाद कॉन्ग फिर से छिपकली को उठाता है और सामने की चट्टान पर दे मारता है, लेकिन छिपकली के चट्टान से टकराने की वजह से मेसन नीचे पानी में गिर जाती है और पानी में डूबने लगती है। लेकिन इससे पहले कि मेसन पानी में डूबकर मारी जाती तभी कॉन्ग जल्दी से पानी में अपना हाथ डालकर मेसन को बचा लेता है और जैसे ही कॉन्ग मेसन को साइड पर रखने के लिए अपना हाथ खोलता है तभी पीछे से फिर से छिपकली कॉन्ग पर हमला कर देती है। अब यहाँ कॉन्ग छिपकली के सामने कमजोर पड़ गया था, क्योंकि एक हाथ में मेसन होने की वजह से कॉन्ग उस छिपकली से एक हाथ से लड़ रहा था और यहाँ वह छिपकली सीधा कॉन्ग के उस हाथ को खाने की कोशिश करती है जिसमें मेसन थी, लेकिन कॉन्ग अपना पूरा हाथ छिपकली के मुंह के अंदर डालकर उसकी जुबान पूरी तरह से बाहर निकालकर काट देता है, जिससे फाइनली उस जायंट छिपकली की मौत हो जाती है। अब यहाँ कॉन्ग बहुत ही आराम से अपनी हथेली खोलता है और देखता है कि मेसन मारी जा चुकी है। ये देखकर कॉन्ग बड़ी मायूसी से मेसन को एक साइड पर रख देता है, पर तभी मेसन की सांसें वापस आ जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मेसन मरी नहीं थी बल्कि वह बेहोश हो गई थी। मेसन के होश में आने के बाद कॉन्ग पीछे मुड़कर मेसन को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ सभी लोग बोट में बैठकर वापस आने लगते हैं। साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस आइलैंड से बाहर जाने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को इस आइलैंड के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कॉन्ग के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट कॉन्ग को अपने साथ एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएगी। इसलिए यह आइलैंड जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मार्लो अब पूरे 28 साल बाद अपने घर पहुंच जाता है। शुरू में मार्लो को लगा कि उसकी वाइफ उसे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन पूरे 28 साल बाद मार्लो को देखते ही उसकी वाइफ उसे गले लगा लेती है। साथ ही 28 साल के गुजरने के बाद मार्लो का बेटा भी काफी बड़ा हो चुका था और मार्लो की जो अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश थी वह भी पूरी हो जाती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।